अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास डेवलपमेंटल रोल्स। ठीक है, जो डेवलपमेंटल रोल्स हैं आरबीआई के, उनको हम देखते हैं। ठीक है, आरबीआई का जो सबसे पहला डेवलपमेंटल रोल है, अभी जो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो लोन है, वो उन सेक्टर को ही मिले जो प्रोडक्टिव है, जिनका योगदान अच्छा खासा है जीडीपी में। जैसे एग्रीकल्चर को लोन मिले ज़्यादातर, केसीसी लिमिट बोलते हैं। ठीक है, एसएमई को मिले, मुद्रा में मिले। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूट डिजाइन टू बिल्ड, जो कंट्री के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करें। ठीक है, रोड्स बने, पोर्ट्स बने। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं अभी जो इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश करें आरबीआई ने। सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई, उसमें क्या है? सबसे पहला है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, 1962। ये क्वेश्चन आता है कब बना? ये 1962 में बना, डीआईसीजीसी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें 5 लाख तक का जो कवर है वो मिलता है। अगर बैंक फेल हो जाता है तो 5 लाख तक का डिपॉजिट अगर किसी का पड़ा है बैंक में तो वो मिल जाएगा उसे। ठीक है, उसके बाद है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट म्यूचुअल फंड है कंट्री का, 1964 में बना। फिर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। ठीक है, ये फाइनेंस इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्री के लिए स्पेशल से अलग से बना है। ठीक है, फिर नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फॉर प्रमोटिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, आम मनी मार्केट इंटरमीडियरी है एंड अ प्राइमरी डीलर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्राइमरी डीलर है। नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग हाउसिंग फाइनेंस के लिए बना है, स्पेशल हाउसिंग के लिए। फिर हमारे पास है सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अ प्राइमरी डीलर। ये आपको पता होना चाहिए, एस टी सी आई बोलते हैं इसे हम, सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक वाइल स्पेसिफिकली फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी स्कीम है भी लोगों को मैक्सिमम बैंक से जोड़ा जाए। ठीक है, ये ऑन गोइंग एफर्ट है। ठीक है, विच इंक्लूड डिपॉजिट डायरेक्ट क्रेडिट फॉर लैंडिंग टू प्राइवेटी सेक्टर एंड वीकर सेक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है? जो वीकर सेक्शन है, जो प्राइवेटी सेक्टर है, प्राइवेटी सेक्टर कौन कौन से हमारे पास है? ठीक है, एग्रीकल्चर, एसएमई। ठीक है, हाउसिंग, हाउसिंग हो गया, वीकर सेक्शंस। ठीक है, एस सी एस टी बी सी, इन सबको लोन देने के लिए जो द गोल हेयर इज टू फैसिलिटेट द एनहेंस क्रेडिट फ्लो टू एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एज वेल एज अफोर्डिंग हाउसिंग हो गया और एजुकेशन लोन हो गया। ये सारे प्राइवेटी सेक्टर में जाते हैं। ये स्कीम पुरानी स्कीम है, लीड बैंक स्कीम। इसमें क्या था? अ कमर्शियल बैंक इज डेजिग्नेटेड एज लीड बैंक, एक कमर्शियल बैंक को लीड बैंक बना देते हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। तो जो लीड बैंक है वो होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग बैंकिंग डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। उस जिले में जो बैंकिंग की डेवलपमेंट्स होगी वो बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, तो रिजर्व बैंक हैज असाइंड अ लीड बैंक, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो रिजर्व बैंक ने एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना देते हैं फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हु एक्ट एज कैटलिटिक फोर्स, जो सहायक बनेगा फॉर प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लाइज कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बैंक्स। ठीक है, ये पुरानी स्कीम है, लीड बैंक स्कीम पहले होती है, अब तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डायरेक्ट होने लगी, हर मेंबर का अकाउंट होता है। ये अभी भी चल रही है, हम रिपोर्ट्स भेजते हैं इसकी, एलबीआर लीड बैंक रिपोर्ट्स हर क्वार्टरली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस। तो रिजर्व बैंक ने अवेलेबल रीफाइनेंस टू बैंक अगेंस्ट देयर क्रेडिट टू एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके लिए इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इट कैन प्रोवाइड रीफाइनेंस अगेंस्ट लैंडिंग टू अदर सेक्टर। तो रीफाइनेंस फैसिलिटी जो अभी अवेलेबल है वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है, अदर सेक्टर के लिए भी ये अवेलेबल कर सकते हैं अगर आरबीआई चाहे तो। स्ट्रेंथनिंग एंड सपोर्टिंग स्मॉल लोकल बैंक। ठीक है, इसमें क्या है? जो इंक्लूड एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग जो स्मॉल रीजनल हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, उनको स्ट्रेंथन करना और उन्हें सपोर्ट करना है। तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता ही है। इसमें क्या है? जो असेस है, एक्सपेंडिंग असेस टू फाइनेंस एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है,
आर पार्ट ऑफ आरबीआई आउटरीच एफर्ट्स, आरबीआई के आउटरीच एफर्ट्स का ये पार्ट है। ठीक है, इसका जो फोकस है, जो फोकस इज टू एक्सटेंड द आउटरीच ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, जिन जो अनबैंक्ड हैं, जो रिमोट हैं, जो बहुत दूर हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिलीवरी चैनल, लाइक उनको कैसे देने बैंकिंग, बीसी बनाएंगे एटीएम के थ्रू, बीएफएम्स के थ्रू एक्सेट्रा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो बी का अनबैंक्ड है, जिनका अभी बैंकिंग अकाउंट नहीं खुला, उनके लिए बैंकिंग सर्विसेज लेके जानी है बहुत दूर गाँव में, दूर दराजों गाँव में, थ्रू बीसीस, बीएफएम्स एंड एटीएम्स एक्सेट्रा। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई लगाता है भी, आप इन पर्टिकुलर बंदों को लोन नहीं दे सकते, तो वो अभी हम देखेंगे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, देयर आर सर्टन रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंडिंग बाय बैंक्स इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव। ठीक है, और द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत हम नो एडवांस और लोन कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ बैंक्स ऑन शेयर। अगर बैंक के शेयर ही आप गिरवी रख के उसी बैंक से लोन नहीं उठा सकते। ठीक है, उसके बाद नो बैंक कैन होल्ड शेयर इन अ कंपनी, कोई भी बैंक शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता उस कंपनी में। ठीक है, जो एज अ प्लेजी और मॉर्टगेज, ठीक है, जिस कंपनी के शेयर ऑलरेडी मॉर्टगेज हैं, ठीक है, बैंक के पास इन एक्सेस ऑफ कितना, मोर देन इन एक्सेस ऑफ लिमिट ऑफ 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, और 30% ऑफ बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो कोई भी बैंक उस कंपनी में, बैंक उस कंपनी में होल्ड शेयर नहीं कर सकता जो कंपनी खुद बैंक के पास 30% से ज्यादा गिरवी पड़ी है। ठीक है, इन द मैनेजमेंट ऑफ विच एमडी और मैनेजर, ठीक है, और उस कंपनी में भी होल्ड नहीं कर सकता जिस कंपनी का जो ठीक है, जिस कंपनी में जो बैंक का मैनेजर या डायरेक्टर है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। समझ लो एक कंपनी है, ठीक है, ये बैंक है, बैंक का जो एमडी या मैनेजर है उसका इंटरेस्ट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी ये शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकता बैंक। ठीक है, बैंक एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर सीडीज शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 40% ऑफ, तो जो बैंक की इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में या सर्टिफिकेट डिपॉजिट में, वो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द बैंक नेट ओन्ड फंड्स एट द एंड ऑफ द। ठीक है, उसमें भी बैंक लैंडिंग नहीं कर सकता, अभी होल्डिंग की बैंक की एक पर्टिकुलर कंपनी में 40% एंड अबव है, उसमें भी बैंक लोन नहीं कर सकता। नो बैंक कैन ग्रांट लोन अगेंस्ट सीडीज, ठीक है, सीडीज के अगेंस्ट बैंक कोई भी लोन नहीं दे सकता। इंडियन डिपॉजिटरी रसीट्स आईडीआर के अगेंस्ट भी बैंक लोन नहीं दे सकता। बैंक शुड डिजिस्ट फ्रॉम सैंक्शनिंग लोन अगेंस्ट एफडी इशूड बाय अदर बैंक, जो अदर बैंक्स की एफडीज है उसके अगेंस्ट भी बैंक लोन डिसिस्ट करना चाहिए, देना नहीं चाहिए उन्हें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बैंक शुड अडियर टू आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटिंग टू लेवल ऑफ क्रेडिट, का जो बैंक है उसे जो आरबीआई की गाइडलाइंस है भी, आप इस सेक्टर में कितना लोन दे सकते हो, कितना मार्जिन रखना है और कितना इंटरेस्ट रखना है। ठीक है, वो भी बैंक को आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा। बैंक शुड adhere to RBI guidelines relating to level of credit, margin and interest rate for loan against the security of commodity covered, जो कॉमोडिटीज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई है। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ें जैसे दालें होगी या कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम ये लोग इस सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में डालते रहते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, आपको मिनिमम इतना आरओई रखना है उसके रिगार्डिंग। एंड लोन शुड बी ग्रांटेड बाय बैंक टू, जो बैंक का डायरेक्टर या फर्म इन विच डायरेक्टर इज इंसर्टेड इज इंटरेस्टेड एज अ पार्टनर। ठीक है, तो कोई भी लोन नहीं देना उस फर्म को, ठीक है, जिसमें वो फर्म में जो बैंक का डायरेक्टर है वो पार्टनर है या मैनेजर है या एम्प्लॉय है। रिलेटिव ऑफ अदर बैंक डायरेक्टर भी नहीं देना। ठीक है, वो अदर बैंक का डायरेक्टर है, उसका रिश्तेदार है, उसको लोन भी नहीं हम दे सकते हैं। सच लोन कैन बी सैंक्शनड बाय हायर अथॉरिटीज, मीन्स ऊपर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद नो एडिशनल फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड बाय एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू, जो बिलफुल डिफॉल्टर है उनको भी लोन हम दे नहीं सकते। इन एडिशन द एंटरप्रेन्योर promoters of company where bank financial institution has identified siphoning, जहाँ पे फंड्स की डाइवर्जन हुई है,
मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, गलत अकाउंट खोले गए हैं, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुई है, वो भी डी वार्ड है इनमें से, तो उनको भी हम लोन नहीं देना। ठीक है, एज अ प्रूडेंशियल मेयर, ठीक है, एम्ड एट बेटर रिस्क मैनेजमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, मीन्स एक ही जगह लोन देते जाना, उसको भी अवॉइड करना है। आरबीआई ने एडवाइस करा बैंक टू फिक्स एक लिमिट रखो ऑन देयर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उसके एक लिमिट को फिक्स करो। ठीक है, तो एक जैसे आयरन स्टील में आप सारा लोन नहीं दे सकते, आप आयरन स्टील में सिर्फ 18% या 10%, ये एग्जाम्पल है, लोन दे सकते हो, तो वैसे द एक्सपोजर सीलिंग लिमिट कितनी होगी, 15% ऑफ कैपिटल फंड्स, इंपॉर्टेंट है। द एक्सपोजर सीलिंग लिमिट विल बी 15% ऑफ कैपिटल फंड इन केस ऑफ सिंगल बोरर एंड 40% ऑफ कैपिटल फंड इन केस ऑफ बोरर ग्रुप, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कितनी कितनी मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट होती है, 15% इंडिविजुअल के केस में, 40% बोरोर ग्रुप के केस में। देयर आर सर्टन एक्सक्लूजन, वो आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन सेकंड स्केड्यूल टू आरबीआई एक्ट 1934, ये हम देखने वाले हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम April 1st 2013, ओनली सच ऑफ जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो लाइसेंस थे। ठीक है, एंड हुज डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आर नॉट लेस देन 750 करोड़ would be treated as financial institutions for the purpose of sub clause 3 of clause A of subsection 6 of 42 of RBI Act। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी अब सेकेंड स्केड्यूल में लेके आना है। ठीक है, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, सरकारी प्राइवेट, वो सेकंड शेड्यूल में ऑलरेडी हैं। अब इनका मतलब मकसद क्या है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी सेकंड शेड्यूल में लेके आना है हमने। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या होगा, वुड नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्लूजन इन सेकंड शेड्यूल, फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या होगा उनका, अगर उन्हें सेकंड शेड्यूल में हमें लेके आना है, क्या होगा, जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, जो उनका डिपॉजिट है वो 750 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए फॉर अ कॉन्टिन्यूस ऑफ एक साल के लिए। जो सी आर है वो मिनिमम 12%, कंपनी का कॉन्टिन्यूस नेट प्रॉफिट होना चाहिए 3 साल के लिए, ग्रॉस एनपीए 5% से नीचे रहना चाहिए, कॉम्प्लायंस होनी चाहिए, सी आर एस एल आर उन्हें मेंटेन करनी पड़ेगी, नो मेजर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी कंसर्न उनका रहना चाहिए। ठीक है गाइस।